DN न्यूज़ की जानिब से ज़ुबैर कुरैशी का आदाब। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि हमारी पूरी टीम इस कोशिश में रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम दिखाएं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम दिल्ली की नामी गिरामी एक हस्ती जनाब राकेश कुमार जी, जो काउंसलर हैं अजमेरी गेट वार्ड के, उनके ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत मसरूफ़ थे हमारे राकेश भाई, बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे वक्त दिया, मैं इनका आभारी हूँ। नमस्कार जनाब। राकेश भाई, जैसे मैंने अभी बताया कि बड़ी आप मसरूफ़ रहते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, और चूँकि आपका अपना भी काम है पब्लिक सेवा का, तो ये बताइए कि आजकल के हालात कैसे गुजर रहे हैं, कैसे महसूस हो रहा है आपको? नहीं, हालात तो बहुत ख़राब हैं देश के अंदर, पूरी दिल्ली में भी ख़राब हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की जो महामारी है वो देश में फैली हुई है, दिल्ली में फैली हुई है। अब आके थोड़ा सा रिलीफ महसूस होने लगा है। वो आंकड़े देख के जो है लगता है कि भाई, लगता है जो ये बीमारी है कुछ कंट्रोल में हुई है। चलिए, हमारी आशा भी है, दुआ भी है कि अल्लाह ताला ये कंट्रोल में ही रहे और सबको मान सम्मान भी मिले, सेहत तंदुरुस्ती भी मिले। तो इस पूरे इसमें पीरियड के अंदर क्या आपकी कोशिशें रहीं, पब्लिक सेवा रही, कैसे रही, ज़रा बताइए हमारे सुनने वालों को। ये जो महामारी थी, इसके अंदर जो है जो सबसे एहतियात की चीज़ें थी, उसके लिए जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया। जैसे मास्क प्रयोग करना है, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। इसके अलावा हमारे जो मलेरिया विभाग के जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है सैनिटाइजिंग कराने में। हमने गली गली मोहल्ले में, सड़कों पर सैनिटाइज कराया। साफ सफाई का भी कोई प्रबंध किया आप लोगों के हाथों से हुआ? साफ सफाई का तो है ही, साफ सफाई तो लाइफ लाइन है। आज हमारे देश, आज हमारे जीवन की लाइफ लाइन है साफ़ सफाई। अगर गली मोहल्लों में साफ़ सफाई नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते, और एक हमारा हिस्सा है साफ़ सफाई। अच्छा राकेश भाई, इस तरह मेडिकल कैंप भी आप लगाते रहते हैं। अब तो खैर मारामारी की बात हुई है आपकी, मगर हर महीने देखता हूँ मैं कि आपके इस तरह के कैंप लगते हैं जो हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उस बारे में हमारे सुनने वालों को बताइएगा राकेश भाई। देखिए, हेल्थ कैंप हमेशा लगते रहे हैं, बरसों से लगाते रहे हैं हम लोग। चाहे आँखों की टेस्टिंग का मामला हो, शुगर टेस्टिंग का हो, और तमाम बीमारियां हो, नशे के ख़िलाफ़ हम लोग लगे रहते हैं। हम लोगों ने कैंप लगाए हैं नशे के ख़िलाफ़, दवाइयाँ बांटी हैं नशे के ख़िलाफ़। तो ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, सामाजिक सेवा करना। उसके जो समय समय पे जो भी काम हमारे आते रहते हैं हम करते रहते हैं, और कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। अच्छा, इस विषय में बताइएगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद कुमार केजरीवाल जी, उनकी तरफ से भी अनाज भी बटा है, चीनी बटी, राशन भी बटा। तो आपके अनुभव में क्या क्या चीज़ें आई जो आप कहना चाहते हैं, पब्लिक को मालूम नहीं है? देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने जो है काफ़ी काम किया है राशन के मामले में। राशन बहुत बांटा गया है, आपने देखा भी है। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी बांटा गया है, खाना खिलाया भी गया है। अच्छा प्रयास हुआ है उनकी तरफ से। 100% नहीं कह सकते, तो बहुत बड़े लेवल पे उनकी पहल रही है, और उससे लोग काफ़ी सहायता मिली है। और हमारी सामाजिक संस्थानों से भी बहुत सहायता मिली है। हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। गुरुद्वारों ने बहुत खाना खिलाते जाते हैं, वो तो लाखों लोगों को रोज़ खिलाते हैं। लेकिन इस महामारी के टाइम में उन्होंने भी लाखों लोगों को खाना खिलाया है, उससे काफ़ी लोगों की जान बची है। अच्छा राकेश भाई, इस पीरियड के अंदर कुछ ऐसे भी व्यक्ति आपके पास आए होंगे जो अपाहिज होंगे, विकलांग होंगे, और जिनकी जो आती थी पेंशन वो बंद थी, तो वो सब पेंशन लागू हो चुकी है? पेंशन तो दिल्ली सरकार ने एडवांस में ही दे दी, क्योंकि वो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 1 महीने की जगह 2 महीने उनको दे दिए गए थे। उससे उनको बहुत रिलीफ मिला। हमारी विधवा बहनों को, विकलांगों को, सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत मिली कि ऐसे महामारी के टाइम में तो उनके पास कोई दूसरा साधन था ही नहीं, तो इससे बहुत उनको रिलीफ मिला है। राकेश भाई, बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि उनके कार्ड नहीं बन सके। जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं उनकी लापरवाही कहिएगा, या जो हमारी जो पूरी जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमी कहिएगा। तो अभी आप क्या उनको एडवाइस देंगे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है? देखिए, दिल्ली सरकार को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा जी। जो पेंशन दे रहे हैं जी, उसको बढ़ानी पड़ेगी। अभी क्या है कि जो दायरा है उसी में हम दे पा रहे हैं, तो डिमांड, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, सीनियर सिटीजन लोग हर साल होते हैं, हमें हर सीनियर सिटीजन को नहीं तो कम से कम जो गरीब सीनियर सिटीजन है उसको पेंशन पहुंच जाए, ऐसा इंतज़ाम दिल्ली सरकार को करना चाहिए। और राशन के मामले में भी यही है कि राशन कम से कम जो है हर गरीब आदमी के घर पहुंचे।
तो उसके लिए हमें जो भी पहल बढ़ाना चाहिए, दायरा हमें बढ़ाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि भविष्य के अंदर ये दायरा बढ़ेगा? बढ़ने जा रहा है, जैसे सुना है मैंने कि राशन कार्ड और ज़्यादा संख्या बढ़ने जा रही है ताकि हर आदमी को राशन मिले। और पेंशन के लिए भी प्रयास है पूरा, लेकिन लॉकडाउन का महीना चल रहा है। दिल्ली सरकार के जो सोर्सेज हैं वो कम हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा है, टैक्सेस दे नहीं रहे हैं लोग, तो काफ़ी चोट पड़ी है दिल्ली सरकार पर। लेकिन जो उनका टारगेट है वो है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश में है वो लोग। राकेश भाई, आप के हम कैंप में भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, हमने कवरेज भी किया है आपका, शिक्षा के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, उसकी जो स्थिति है वो कैसी है पढ़ाई के मामले में? देखिए, एमसीडी के स्कूल तो जो है बंद होने जा रहे हैं। वहाँ पे जो है लोग बहुत कम। कारण क्या है? गुडविल नहीं है एमसीडी के स्कूलों का। मतलब है कि अपने बच्चे का भविष्य ख़राब करना। आज एमसीडी की जो हालात है, जो उसकी गुडविल है, वो बहुत बद से बदतर हो गई है। पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं है, विकास कार्य नहीं है, कॉरपोरेटरों को फंड नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है एमसीडी के अंदर। हेल्थ और एजुकेशन को मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार को हैंडओवर कर देना चाहिए, ताकि ये जो सवाल हैं बहुत बड़े सवाल हैं, एजुकेशन का सवाल है। आज हमारे तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नॉर्थ एमसीडी में 6 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, खाली पड़े हैं लोग। बाड़ा हिंदुराव 1000 मरीजों का वो है अस्पताल है, लेकिन वहाँ मात्र 10-15 लोग ही वहाँ पर जा पाते। हाँ, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो उनकी जो इलाज है, इंतजामात नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ कम है, दवा नहीं है, दारू नहीं है, मशीनें नहीं है, शाम को कोई बस स्टाफ होता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा साहब, एक दौर में हमारे बचपन में तो एमसीडी जो थी, कॉरपोरेशन जो थी, बड़ी मतलब ये कि काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही थी। तो क्या कारण क्या है एकदम आज? सबसे बड़ा कारण तो दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने के कारण जो उसको पैसा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। दिल्ली सरकार को भी पैसा नहीं मिल पाता है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास सोर्स हैं, वो अपना जनरेट कर लेती है। लेकिन कॉरपोरेशन जो है अपना पैसा, अपनी इनकम जनरेट करने में नाकारा साबित हुई। तो राकेश भाई, आपकी बातों से मालूम होता है कि केंद्र सरकार को भी चाहिए कि दिल्ली को उसका जो दर्जा है वो दे, और जो दिल्ली की जो ज़रूरतें हैं पब्लिक के तई, वो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम भी करे केंद्र सरकार। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये दिल्ली की जनता का हक है। और मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के कहता हूँ कि अगर आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम जो उसका फाइनेंस, जो उसका हक बनता है, उस फाइनेंस को तो दीजिए। आज आपने लोकल बॉडीज़ जो होती है, हमारी कॉरपोरेशन है, आप हर स्टेट की कॉरपोरेशन को पैसा दे रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो क्या उनके फाइनेंस की तो ज़रूरत है उनको। आप ठीक है कि दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूर्ण राज्य का दर्जा ना दीजिए, दिल्ली पुलिस अपने पास रखिए, लेकिन जो विकास कार्यों के लिए पैसा मिलना चाहिए, जो दिल्ली की जनता का हक है, जो कॉरपोरेशन का हक है, वो मिलना चाहिए उसको, जो नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा कारण तो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, उसमें जो पैसा फाइनेंस उनको देना चाहिए। आप बाकी अख्तियार अपने हाथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनेंस एक जिससे विकास जुड़ा हुआ है उसको आप जरूर देना चाहिए। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ कि जो फाइनेंस है, जो उसका हक बनता है, वो देना चाहिए उनको। बहुत प्यारी बात कही आपने कि जो मोदी जी का जो फाइनेंस है उसके दायरे को बढ़ाना चाहिए, पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। हर स्टेट को जो है हर स्टेट की कॉरपोरेशन को पैसा दे रहे हैं, हर स्टेट को दे रहे हैं, स्टेट को दे रहे हैं, वहाँ की लोकल बॉडीज़ को दे रहे हैं। तो दिल्ली के साथ ये अन्याय और भेदभाव क्यों है? अच्छा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है इसलिए ये गलत चीज़ें हैं। दिल्ली के पास कॉरपोरेशन को पैसे की बहुत ज़रूरत है। आज वो संस्था मरने जा रही है, मृत प्राय हो गई है, लेकिन मोदी जी दिल्ली में रहते हुए भी उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है कि वो सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद इतने बड़े ओहदे पर भी मौजूद हैं? प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो क्या वजह है? और लोग शिकायत भी करते हैं उनसे, तो क्या वजह है कि उनके कान में जूं नहीं रिंग गई? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। वो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे करोड़ों, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत जो बना रहे हैं, जो स्वच्छता सैनिक हैं, उनके लिए कोई पैसा नहीं है उनके पास। आज 20-25 साल से कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे हैं।
30 साल हो गए काम करते हुए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनका वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें मतलब ये समझ से बाहर है कि मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ मिशन की बात करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के स्वच्छता सैनिक की बात क्यों नहीं करते हैं वो। सबसे पहली सीढ़ी जो है स्वच्छता सैनिक है, हमारी लाइफ लाइन है। हमारा स्वच्छता सैनिक जो है, जो हमारा सफाई कर्मचारी है, वो दिल्ली की लाइफ लाइन है। जिस तरीके से बिजली पानी के बगैर हम नहीं रह सकते, उसी तरीके से हम सफाई के बगैर नहीं रह सकते। अगर एक दिन दिल्ली में झाड़ू ना लगे तो आप समझिए दिल्ली में हाहाकार मच जाता है। तो मैं कहता हूँ लाइफ लाइन है सफाई कर्मचारी, उसकी तरफ देखना चाहिए उनको। वो मैंने देखा। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ इस मौके के ऊपर, वो कुंभ का मेला हुआ और वहाँ पे मैंने देखा सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हों, लेकिन वो इतना बड़ा नाटंकी, इतनी बड़ी नौटंकी। मतलब दिल्ली में जहाँ उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आज एमसीडी में पिछले 13 सालों से उनकी सरकार है, और वो इस चीज़ वो तभी इतना अन्याय कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे की सरकार होती तो चलो एक बार को मानते कि भाई चलो विपक्ष के लोग हैं, नहीं देना, लेकिन अपने लोगों को ना देना, तो दिल्ली के साथ तो उनका अन्याय चल रहा है, अत्याचार चल रहा है। चलिए हम आशा करते हैं कि आपकी बातचीत से लोग प्रभावित भी होंगे और सहमत भी होंगे, और मरकज़ी सरकार हमारी जो है, केंद्रीय सरकार जो है, वो मजबूर नहीं होगी, बल्कि खुले दिल से, खुले मन से इस बात को स्वीकार करेगी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप नौजवान भी हैं, हंसमुख भी हैं, बहुत से लोगों की आप सहायता करते हैं, खामोशी से भी सहायता करते हैं आप। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपके क्षेत्र में रहते हैं माशाल्लाह, सब आपका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। ये बताइएगा कि ये सियासत का शौक़ आपको कैसे लगा? देखिए, सियासत का शौक़, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मैं सियासत में चला गया। मेरे घर के पास में एक हमारे बहुत बड़े नेता रहते थे, मैं कहूँगा गरीबों के रहनुमा, एक सावलदास गुप्ता जी हमारे यहाँ रहते थे। वो सोशलिस्ट थे। मैं अक्सर देखता था, हमारी दुकान के सामने उनका ऑफिस है गलियारे समाज में। मैं देखता था गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, वो झुग्गी झोंपड़ियों की लड़ाई लड़ते थे ज़्यादातर गरीब। हाँ, उनके जो मैंने देखा है गुप्ता आदमी जो मतलब अच्छे ख़ानदान से है, अच्छे परिवार से है, वो गरीबों में लगा रहता है। और एक कल्चर मैंने कहूँगा, और लोग और पार्टियों की देखी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ इतने लोग आते हैं, पैसे वाले इतने बड़े लोग आते हैं कि जिनके कपड़ों से भी खुशबू आती है, बदन से खुशबू आती है। तो गरीब आदमी का उससे गरीब आदमी वहाँ जाते हुए भी डर लगता है। वो गरीब आदमी से बहुत दूर है। जो गरीबों की पॉलिटिक्स की है वो बड़ी बड़ी पार्टियों ने नहीं करी, छोटी छोटी पार्टियों ने की है। सोशलिस्टों ने की है, कम्युनिस्टों ने की है, अम्बेडकरवादियों ने की है। बड़ी बड़ी पार्टियां बात सबकी करती हैं कि, लेकिन वो बात नहीं है। लोगों ने संघर्षों के बाद अपने अधिकार लिए हैं। शिक्षा का अधिकार लिया, शिक्षा का अधिकार लिया गया है, फूड राइट्स लिए गए हैं, एजुकेशन का राइट लिया गया है। ये सब लोग झगड़ के लिए गए हैं और कांग्रेस की सरकार रही है। राकेश कुमार जी, अब मैं आता हूँ आपके क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में जो जो अच्छे काम हुए हैं, आप तो रोज़ाना अच्छे से अच्छे काम करते हैं, क्योंकि हम अखबारात में पढ़ते हैं आपकी रिपोर्ट्स, सहाफ़त अखबार और बहुत से अखबारों का। मैं साफ कहने वाला आदमी हूँ, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है। हमारे पास तो इतना फंड है नहीं कि हम इतना विकास कर सकें। हाँ, ये है कि दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, कोई काम पेंडिंग छोड़ा नहीं है। सड़कों का मामला ले लो, पानी, दिल्ली जल बोर्ड का काम हो, सलम का काम हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। एजुकेशन में काम किया है, तो उससे हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हम आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं। तो अगर हमारे पास कॉरपोरेशन का फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, दिल्ली सरकार का फंड है जिसको हम लगवा लेते हैं। हमने पैसा उनसे लिया है, सड़कें बनवाई हैं, जगह जगह काम चल रहा है। तो एक यही उम्मीद की करें दिल्ली सरकार है, कॉरपोरेशन से तो कोई कुछ विश्वास ही उठ गया है। चलिए, खैर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम देखने के बाद स्थिति थोड़ी सी चेंज होगी, लोगों में सुधार आएगा, कॉर्पोरेशन में सुधार आएगा, और मरकज़ी सरकार हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसमें सुधार आएगा, ये ऐसा हम आशा करते हैं। अच्छा राकेश भाई, अब ये बताइएगा कि आपके क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो मैंने कहा कि कोरोना वायरस से हम बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। लोगों ने जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया है, अपने आप को बचा के रखा है, मैं यही अपील करूंगा कि अभी बीमारी का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपने को बचा के रखें, अपने एहतियात रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये एक बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि बीमारी अभी ये चल ही रही है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं, ये पद तो बाद में है,
पहले हम इंसानियत की सेवा करें, जब हमारी ज़िंदगी में अच्छी वो आएगी ज़िंदगी की। तो आप इस टाइम में डॉक्टर का रोल भगवान का रोल होता है। जी बेशक, डॉक्टरों ने लेकिन वो इतना रोल अच्छा अदा किया नहीं है। जी, उन्होंने अपने आप को बचाया ज़्यादा है और अपने निचले कर्मचारियों को उनको टेस्टिंग के लिए भेजा है। उन्होंने अपनी तो सोशल डिस्टेंसिंग बना ली, लेकिन जो कर्मचारी जिसको उन्होंने किट पहना के भेज दिया जी, वो उस लायक नहीं था। किसी सफाई, मैंने देखा कि सफाई कर्मचारियों को ही किट पहना के जो है कहीं पर टेस्टिंग हो रही है या भेजा जा रहा है। हमारी आया वर्कर सभी की जान कीमती है, आया वर्कर की भी जान कीमती है, आंगनबाड़ी वालों की भी जान कीमती है। लेकिन डॉक्टर जो अफसर जो हैं इन्होंने अफसरी दिखाई है इस बारे में। मेरे जो कहने में कोई शर्म नहीं है। जी, अफसरों ने जो है अपने आप को बचाने के लिए वो जनता से परहेज किया। हाँ, उनके अंदर मैंने महसूस किया कि कुछ डर खौफ था, है ना। वो डर, और मैंने कहा ना कि सभी की ज़िंदगी कीमती होती है। अगर वो हमारे से छोटा कर्मचारी अगर फील्ड में है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उसकी भी जान की उसकी भी जान है, उसकी भी कीमत। वो भी किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। लेकिन अफसरों ने अपने को तो बचाया है, छोटे कर्मचारियों को फील्ड में डाला है, जबकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। अच्छा, वो मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटलों में, डिस्पेंसरियों के अंदर वो लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते, लेकिन नौकरी करनी है तो उनको बैठना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा कि वो बस बीमारी से भयभीत थे, बचने के लिए अपने आप को उन्होंने बहुत बचा के रखने की। अच्छा राकेश भाई, पहले के जो डॉक्टर थे, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पहले के जो डॉक्टर थे उनके अंदर इस बात का जज्बा था कि लोगों की सेवा करें, मगर अब थोड़ी चेंजिंग सी आ गई है। अरे भाई साहब, ये मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर, ये नर्सिंग होम वाले, इनसे बड़े डाकू तो ये हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं। ये तो डाकू हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। डाकू तो डाकू से भी बड़े डाकू कहूँगा मैं इनको, क्योंकि ये लोग तो लोगों की लाशों से भी पैसे वसूल कर लेते हैं। सौदागर हैं, लाशों के सौदागर हैं ये। हाँ, लाशों के सौदागर हैं। और गवर्नमेंट को सारा ध्यान इन पे लगा देना चाहिए। ये जो कोई व्यापार करने का मामला नहीं है, ये जो हमारे हेल्थ का से जुड़ा जो इशू है, जैसे शिक्षा और हेल्थ, इसको आप अगर व्यापार बना देंगे तो फिर इंसानियत दफन हो जाएगी। अच्छा राकेश भाई, माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। आज भगवान आपसे बहुत अच्छी बातें निकाल रहा है आपके मुंह से, ज़बान से। अब ये बताइए कि इन डॉक्टरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई वो भी इंसान है, मैंने कहा कि पहले इंसान वो ही हैं और वो एक भगवान का रूप हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम उनके अंदर एक चेंजिंग आए? देखिए, उनको अपनी डॉक्टर की जिम्मेदारी तो पेशेंट को बचाने की होती है। उसको ये सोचना चाहिए कि भाई पेशेंट की जान बहुत कीमती है। और मैंने कहा है कि आदमी को कमाना चाहिए, लेकिन एक उसकी सीमा भी होनी चाहिए। अगर कोई 1 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में बेच रहा है तो वो एक इंसानियत को भी दफन कर रहा है उसे। और मैं कहूँगा डाकुओं से भी बड़े डाकू हैं फिर वो। तो मैंने ये देखा है कि आज के ज़माने में ये मेडिकल लाइन ऐसी है कि इसमें 10 रुपये की चीज़ को भी हज़ार रुपये में बेचा गया है, क्योंकि लोग अनजान हैं, उनको पता नहीं है क्या है मामला, क्या नहीं है। जो डॉक्टर ने कह दिया, उसने अपना घर बेच के उनको पैसे दे दिए। लेकिन डॉक्टर ने वो रोल अदा करना उनका बहुत ज़रूरी है। या डॉक्टर, मैं तो कहूँ दिल्ली सरकार अपने अंडर में ले, कोई प्राइवेट नर्सिंग होम होना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत प्यारी बात है राकेश भाई। हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं आपके, और बड़ा कीमती वक्त लिया। मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत हमने कीमती वक्त लिया। आपको कई दौरे में भी जाना है, कुछ लोगों बाहर इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके। तो अब ये छोटी सी मैं आपसे विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वक्त क्या आपकी सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या आपकी काम चल रहे हैं क्षेत्र के हवाले से? देखिए, हम तो जो भी जनता के ये जुड़े हुए सवाल हैं, एमसीडी का काम तो साफ़ सफाई को लेकर ही है, लेकिन हम लोग तमाम सवालों पे लड़ते हैं, चाहे वो हेल्थ के इशू हों, चाहे बिजली के इशू हों, पानी के इशू हों, या और कोई चीज़ हो। हम तो सभी राजनीतिक जो सामाजिक आदमी होता है उसकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो हर चीज़ में उसकी जिम्मेदारी है। चाहे क्राइम है तो भी कहीं ना कहीं हमारे से लोग तवज्जो करते हैं कि वो लड़े हमारे लिए, क्योंकि आम आदमी लड़ना। जाहिर है आप उनके हक़ों को दिलाने के लिए, उनके हक़ दिलाने के लिए दिन रात सख्त मेहनत भी करते हैं। जितना हो सकता है जितना हमारे बस का है उतना करते हैं। मैंने कहा कि सारे सवाल सामाजिक लोगों के होते हैं। क्राइम का सवाल उनसे जुड़ा हुआ है, चोरी डकैती भी मैं कहूँगा कि पुलिस का भी रोल है, उसमें जनता का भी रोल है और नेताओं का भी रोल है। धन्यवाद राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि अजमेरी गेट के सांसद, अजमेरी गेट के पार्षद जनाब राकेश कुमार जी
इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी गुफ्तगू में कितनी सच्चाई थी, कितनी हकीकत थी, ये आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। इसी तरह से राकेश भाई दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए और इनसे अच्छे से अच्छा काम ले, जो लोग इनसे प्रभावित भी हों और लोग इनसे खुशहाल भी हों। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।